नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का ट्यूटोरियल चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूपी टेट एग्जाम 2026 के लिए प्राथमिक स्तर के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी टेट 2026 का एग्जाम डेट क्लियर हो चुका है। आपको पहले ही बताया जा चुका है। यदि आप इस बार यूपी टेट एग्जाम देने वाले हैं, यूपी टेट 2026 का एग्जाम यदि आप देने वाले हैं, तो इस क्लास को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखिए। आज के इस क्लास में कुल 150 प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि यूपी टेट एग्जाम में कुल 150 प्रश्न पूछा जाता है और इसके लिए 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। 2.5 घंटे में 150 प्रश्न आपको हल करना होता है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। इसमें दोस्तों 5 विषयों से प्रश्न पूछा जाता है। पहला विषय है बाल विकास एवं शिक्षण विधि, यहाँ से 30 प्रश्न पूछा जाता है। और दूसरा विषय है भाषा फर्स्ट में हिंदी, सभी के लिए अनिवार्य है, यहाँ से भी 30 प्रश्न पूछा जाता है। और भाषा द्वितीय, इसमें आप अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत तीनों में से कोई एक विषय चुन सकते हैं और यहाँ से भी 30 प्रश्न पूछा जाएगा। और इसके बाद गणित सभी के लिए अनिवार्य होता है, इससे भी 30 प्रश्न पूछा जाएगा। और पर्यावरणीय अध्ययन से 30 प्रश्न पूछा जाता है, जो कि सभी के लिए अनिवार्य होता है। इस तरह से कुल 150 प्रश्न पूछा जाता है। 2.5 घंटे का समय दिया जाता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो चलिए इस पेपर को सॉल्व करते हैं। आप लोग सभी प्रश्न ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। चलिए सबसे पहले दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षण विधि के प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न पूछा गया है, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? ऑप्शन आप सभी के सामने है, गोल्डमैन, स्पीयरमैन, जॉन मेयर, गार्डनर। देखिए दोस्तों, बहुविमात्मक प्रज्ञा या इसे हम बहुबुद्धि का सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुविमात्मक प्रज्ञा या बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय या फिर बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? गार्डनर ने दिया था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। और ध्यान रखिएगा, बहुबुद्धि का सिद्धांत दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में दिया था। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कब दिया था? 1983 में दिया था। और गार्डनर के अनुसार दोस्तों बुद्धि का स्वरूप एकाकी ना होकर बहुप्रकारी होता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। गार्डनर ने बताया था कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी नहीं होता है, उन्होंने बताया था बहुप्रकारी होता है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। क्या करने में कठिनाई होती है? पढ़ने में, व्यक्त करने में, खड़े होने में या बोलने में? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पढ़ने में। डिसलेक्सिया दोस्तों एक प्रकार का अधिगम अक्षमता विकार है और इस विकार से पढ़ने में कठिनाई होती है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। डिसलेक्सिया के और भी लक्षण हैं, जैसे कि वर्णमाला अधिगम में कठिनाई, अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई, पढ़ते समय स्वर वर्णों का लोप होना आदि लक्षण होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है। पहला ऑप्शन है बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की व्यवस्था, पहला तो सही है। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, यह बिल्कुल गलत है दोस्तों। निःशक्त बच्चों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन सही नहीं है, आपको यही बताना था। समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, यह शिक्षक की भूमिका नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। हतोत्साहित करना चाहिए या प्रेरित करना चाहिए या रोक देना चाहिए या अनुमति नहीं देनी चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रेरित करना चाहिए। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए, ना कि उन्हें हतोत्साहित करना या फिर रोक देना, अनुमति नहीं देना, ये सब नहीं करना है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रेरित करना चाहिए। अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए, ऐसे ही प्रश्न यूपी टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है
किससे संबंधित है? शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, भावात्मक विकास से या नैतिक विकास से? तो ध्यान रखिएगा, बच्चे की वृद्धि मुख्य रूप से शारीरिक विकास से संबंधित है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव विकास का प्रारंभ होता है, मानव विकास का प्रारंभ कहाँ से प्रारंभ होता है? मानव विकास कहाँ से प्रारंभ होता है? गर्भावस्था से या पूर्व बाल्यावस्था से या उत्तर बाल्यावस्था से या शैशवावस्था से? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गर्भावस्था से। गर्भाधान के साथ ही विकास की प्रक्रिया दोस्तों आरंभ हो जाती है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और यह जन्म के उपरांत शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीवन पर्यंत निरंतर किसी न किसी रूप में ये चलती रहती है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए दोस्तों, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक R.M. गैने हैं। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा R.M. गैने। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर E.L. थार्नडाइक, तो इन्होंने एनिमल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक लिखी है। कौन सी पुस्तक है? एनिमल इंटेलिजेंस। एक और पुस्तक है द साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक। एग्जाम में पूछा जा सकता है द साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक किसने लिखी है? तो थार्नडाइक ने लिखी है। किसने लिखी है? थार्नडाइक ने लिखी है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर के लेखक B.F. स्किनर हैं। द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर के लेखक कौन है? B.F. स्किनर है। और कंडीशनड रिफ्लेक्सेस व लेक्चर्स ऑफ कंडीशनड के लेखक I.P. पावलोव हैं। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, या कथन किसका है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, लगभग हर बार यह प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, स्टेनले हॉल का कथन है। किसका कथन है? स्टेनले हॉल का कथन है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने कहा है। और यहाँ पर जरसील्ड की बात की गई है। जरसील्ड के अनुसार दोस्तों, किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्रो एंड क्रो के अनुसार किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। यह कथन क्रो एंड क्रो का है। चलिए अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण के प्रतिमान, भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? ध्यान रखिएगा, 36 मिनट का समय लगता है। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि 36 मिनट होती है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह किसका कथन है? तो देखिए दोस्तों, यह रॉस का कथन है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे बच्चे को दंड देना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे को नज़रअंदाज करना चाहिए, या ऐसा भी नहीं करना चाहिए। बच्चे को परामर्श देना चाहिए, तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, घर भी नहीं भेजना है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। बच्चे को परामर्श देना चाहिए। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे बच्चे को परामर्श देना चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है आपको यह बताना है? शैक्षिक संस्थानों के विकास से, तो यह गलत है दोस्तों। छात्रों के सर्वांगीण विकास से, बिल्कुल सही हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्य रूप से, यहाँ पर मुख्यतः पूछा गया है, तो मुख्यतः किससे संबंधित है? छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा B.S. ब्लूम। इन्होंने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है, अन्य सभी ने किया है। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है, शिक्षा में अवरोधन का क्या तात्पर्य है? बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, बालक का विद्यालय न जाना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा में अवरोधन, शिक्षा में अवरोधन का आशय असफल रहने से लिया जाता है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अर्थात किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना अवरोधन कहलाता है। निम्न में से किस कौशल
में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। प्रस्तावना कौशल दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्तंभ ए तथा स्तंभ बी को सुमेलित कीजिए। स्तंभ ए स्तंभ बी यहाँ पर दिया गया है। एनिमल इंटेलिजेंस, इसका मिलान आप किससे करेंगे? इसका मिलान आप थॉर्नडाइक से करेंगे, तीसरे से आप इसको मिलाएंगे। इसके बाद पुनर्बलन की अनुसूची, इसको आप स्किनर से मिलाएंगे। और सारगर्भिता का नियम गेस्टाल्ट से आप मिलाएंगे। अनुकूलन पियाजे से आप मिलाएंगे। तो इस तरह से चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत कहता है विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अंतः क्रिया का सिद्धांत, अंतः क्रिया का सिद्धांत कहता है बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम के कारण और न केवल वातावरण के कारण वरन दोनों की अंतः क्रिया के कारण होता है। यह अंतः क्रिया का सिद्धांत कहता है। ठीक है। एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है? एकीकरण का सिद्धांत कहता है विकास में पूर्ण से अंगों की ओर एवं अंगों से पूर्ण की ओर गति रहती है, गति निहित रहती है। मतलब विभिन्न अंगों के एकीकरण की गतियों की सरलता को संभव बनाता है एकीकरण का सिद्धांत। अंतः संबंध का सिद्धांत क्या कहता है? अंतः संबंध का सिद्धांत कहता है बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं के विकास में परस्पर संबंध होता है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? यदि यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा 86वें संशोधन से। 86वें संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में 86वां संशोधन अधिनियम 2002 शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 21 में एक नया खंड जोड़कर अनुच्छेद 21A बनाया गया, जिससे शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है। इस अनुच्छेद के अनुसार दोस्तों राज्य को 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा मैकडूगल। मैकडूगल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन 1908 में मैकडूगल ने किया था। इनके अनुसार दोस्तों मानव मस्तिष्क में कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं जो मानव के सभी विचारों तथा क्रियाओं के लिए प्रेरक शक्ति का कार्य करती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था को। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल बताते हुए लिखा है। वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है। तो कोल व ब्रूस का कथन है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है? तो देखिए दोस्तों, यह गिलफोर्ड ने कहा है। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। और उडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम करने की प्रक्रिया है। स्किनर के अनुसार दोस्तों अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। और क्रो एंड क्रो के अनुसार आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। तो ये सभी कथन आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। सूची फर्स्ट या सूची ए तथा सूची बी को सुमेलित कीजिए। सूची ए सूची बी यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर ब्रूनर को आप किससे मिलाएंगे? ब्रूनर को आप
संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान से मिलाएंगे। आसुबेल, आसुबेल को आप अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान से मिलाएंगे और ग्लेजर को आप मिलाएंगे बुनियादी शिक्षण प्रतिमान से। गार्डन को आप मिलाएंगे साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान से। तो इस तरह से पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। समस्या समाधान का प्रथम चरण है। देखिए दोस्तों, समस्या समाधान का प्रथम चरण समस्या की पहचान करना है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। समस्या समाधान विधि के 5 चरण होते हैं। पहला है समस्या की पहचान करना, दूसरा है परिकल्पना का निर्माण करना, दूसरा क्या है, परिकल्पना का निर्माण करना, और तीसरा है तथ्यों का संकलन या आंकड़ा संग्रहण, व्यवस्थापन तथा विश्लेषण करना, और चौथा है परिकल्पना का परीक्षण करना, परिकल्पना का विशिष्ट परिस्थिति में परीक्षण करना। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा। तो यह दोस्तों गलत है। बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। तो यह बिल्कुल सही है दोस्तों। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। नेक्स्ट है, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तुतिकरण। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में प्रस्तुतिकरण सोपान उभयनिष्ठ है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। स्किनर ने दोस्तों अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन की सर्वाधिक तथा प्रभावशाली भूमिका बताई है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आंत प्रज्ञ अवस्था। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को 3 स्तरों में बांटा है। पहला है क्रियात्मक अवस्था, दूसरा है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, तीसरा है संकेतात्मक अवस्था। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आंत प्रज्ञ अवस्था जो लिखा गया है, आंत प्रज्ञ अवस्था, ये जीन पियाजे द्वारा बताए गए संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की दूसरी उप अवस्था है, जो 4 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। वे हैं प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन या व्यवस्था, आत्मीकरण, वाचन या अभिव्यक्तिकरण। इनकी सही क्रम है, इनका सही क्रम क्या है आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों, इनका सही क्रम है सबसे पहले खोज या अन्वेषण, और इसके बाद है प्रस्तुतिकरण, और इसके बाद है आत्मीकरण अथवा परिपाक, और चौथे नंबर पर है संगठन या व्यवस्था, पांचवा है वाचन या अभिव्यक्तिकरण। तो इस तरह से बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन 2, 1, 4, 3, 5। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो अनुमूल्यन, ये संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुप्रयोग, बोध, ज्ञान, ये सभी संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित हैं। अनुमूल्यन यह संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ज्ञान हो गया, बोध हो गया, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये सभी संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है। निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है। कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है। तो देखिए दोस्तों, लंबवत यह अधिगम का वक्र नहीं है, अन्य सभी अधिगम के वक्र हैं। देखिए दोस्तों,
सीखने की मात्रा तथा समय के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है उसे अधिगम वक्र रेखा कहा जाता है। और अधिगम वक्र मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक सरल रेखीय वक्र होता है, और एक उन्नतोदर वक्र होता है, और एक आपका नतोदर वक्र होता है, और एक मिश्रित वक्र होता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बाल विकास का प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। यह सभी के लिए अनिवार्य होता है। बाल विकास भी सभी के लिए अनिवार्य होता है, हिंदी भी, भाषा फर्स्ट हिंदी भी सभी के लिए अनिवार्य होता है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर हिंदी से है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? देखिए दोस्तों, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम होगा सबसे पहले मधुशाला, इसका प्रकाशन वर्ष 1935 है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद मधुबाला है, इसका प्रकाशन वर्ष 1936 है। इसके बाद मधुकलश है, इसका प्रकाशन वर्ष 1937 है। और इसके बाद निशा निमंत्रण है, इसका प्रकाशन वर्ष 1938 है। तो इस तरह से दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुमेल कीजिए। हिंदी साहित्य सम्मेलन को आप किससे सुमेलित करेंगे? ऑप्शन ए बी सी दिया गया है, 1893, 1918 और 1910। तो देखिए दोस्तों, हिंदी साहित्य सम्मेलन को आप 1910 से मिलाएंगे, और काशी नागरी प्रचारणी सभा को आप 1893 से मिलाएंगे, राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा को आप 1918 से मिलाएंगे। तो इस तरह से सी ए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास के रचनाकार हैं। तुलसीदास के रचनाकार कौन हैं? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तुलसीदास के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निराला द्वारा रचित अन्य रचनाओं की बात करें दोस्तों, तो याद रखिएगा, अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, बेला है, अर्चना है, आराधना है, ये सभी निराला जी की रचनाएं हैं। अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी है? तो याद रखिएगा, प्रभा खेतान। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अन्य से अनन्या आत्मकथा प्रभा खेतान की है। नेक्स्ट है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, किसका वाक्य है? तो देखिए दोस्तों, यह रैदास जी का वाक्य है। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह पंक्ति संत काव्यधारा के प्रमुख कवि रैदास द्वारा रचित है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर खेत जो लिखा गया है, यह क्या है? तद्भव शब्द है। खेत तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्षेत्र होता है। क्या होता है? क्षेत्र होता है। से सभी, प्रभुनाथ, त्रिकुटी, ये सभी क्या है? तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? देशज के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो धड़ाम, यह देशज शब्द है। धड़ाम शब्द देशज शब्द है। और लाश और औरत, लाश दोस्तों ये तुर्की शब्द है। औरत ये अरबी भाषा का शब्द है। पतलून अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। छछुंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है दोस्तों, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका संधि विच्छेद ऋक धन वेद होता है। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ऋक धन वेद। यह दोस्तों व्यंजन संधि का उदाहरण है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, आप बीती शब्द में समास है। आप बीती शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें दोस्तों तत्पुरुष समास है। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आप बीती शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास है। आप पर बीती, इसका समास विग्रह है। ठीक है। घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? तो देखिए दोस्तों, इसमें अधिकरण कारक है। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। घोंसले में चिड़िया है, इस वाक्य में अधिकरण कारक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है। तो
चलिए जल्दी से गद्यांश को पढ़ लेते हैं। गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है, यही इस वाद की विशेषता है। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वह प्रायः राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। आत्मा से उनका संबंध विच्छेद होकर केवल बाह्य संसार तक उनका प्रसार रह गया है। मन की निर्मलता और ईश्वर निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता है। ऐसा करने से निस्वार्थ बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य सच्चे अर्थों में जन सेवा के लिए तत्पर हो जाता है। गांधीवाद में सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। इसी समस्या को हल करने के लिए गांधी जी ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित हैं। कहाँ तक सीमित हैं? तो देखिए दोस्तों, राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित हैं। कहाँ तक सीमित हैं? राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं संसार में जितने भी वाद हैं प्रचलित हैं वह प्रायः राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, उपर्युक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है? तो देखिए दोस्तों, राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को बताया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है। तो पहला ही आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? कनुप्रिया के रचनाकार दोस्तों धर्मवीर भारती जी हैं। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। प्लुत स्वर कौन सा है? इसमें प्लुत स्वर कौन सा है? देखिए दोस्तों, ओम यहाँ पर जो लिखा गया है यह प्लुत स्वर है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हरस स्वर के उच्चारण में दोस्तों जितना समय लगता है प्लुत स्वर के उच्चारण में उसका 3 गुना अधिक समय लगता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो नियोजन आपका प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, इसलिए तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नियोजन शब्द प्रयोजन का समानार्थी नहीं है। नियोजन का अर्थ दोस्तों नियुक्त करना होता है। ठीक है। हेतु, उद्देश्य एवं लक्ष्य प्रयोजन के समानार्थी शब्द हैं। ऋजु का विलोम शब्द है, इसका विलोम दोस्तों वक्र होता है। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ऋजु का विलोम वक्र होता है। सरल, सीधा, त्रिकोण। सीधा, सरल, ऋजु के यहाँ पर त्रिकोण नहीं, सीधा और सरल ये दोस्तों ऋजु के समानार्थी शब्द हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? देखिए दोस्तों, ढाई अपूर्णांक बोधक ये तो शुद्ध है। दूसरा क्रमवाचक ये भी सही है। 26 पूर्णांक बोधक ये भी सही है। वह नौकर कोई विशेषण नहीं है, यह विशेषण का निर्देश अशुद्ध है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह सार्वनामिक विशेषण है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? देखिए दोस्तों, आप भला तो जग भला वाक्य में निजवाचक सर्वनाम के भेद का बोध होता है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देखिए दोस्तों, चील, कढ़ी, सरसों ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। संतान पुल्लिंग है। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा संतान। नेक्स्ट है, यहाँ पर पद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है। वरदंत की पंगत कुंद कली अधराधर पल्लव लोचन की चपला चमके घन बीच जगह छवि मोतिन माल अमोलन की। घुघरारी लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लाल कपोलन की न्यूछापर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं ललाइन बोलन की। इस पद्यांश में कौन सा रस है यहाँ पर पूछा गया है? तो देखिए दोस्तों, इसमें वात्सल्य रस है। कौन सा रस है? इसमें वात्सल्य रस है। उपरोक्त पद किस कवि का है यहाँ पर पूछा गया है? तो याद रखिएगा यह पद तुलसीदास जी का है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास जी। ठीक है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूसरा शुद्ध है। सा दंत के अंतर्गत आता है। सा दंत उच्चारण स्थान की दृष्टि से शुद्ध विकल्प है। कंठ वर्ण के अंतर्गत अ, आ, का वर्ग और हा और विसर्ग आता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। किसके अंतर्गत? कंठ वर्ण के अंतर्गत। और इसके बाद दोस्तों तालव्य ध्यान रखिएगा।
तालव्य वर्ण के अंतर्गत ई चा वर्ग सा या आता है, और मूर्धन्य वर्ण के अंतर्गत री टा वर्ग रा और शा आता है। दंत के वर्ण के अंतर्गत ता वर्ग ला और सा आता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है? यहाँ पर अशुद्ध पूछा गया है। पहला है, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। तो पहला ही अशुद्ध है दोस्तों, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, यह कथन क्या है? अशुद्ध है। अन्य सभी कथन शुद्ध हैं। अन्य सभी क्या है? शुद्ध हैं। हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। 6 संयुक्त व्यंजन है, विसर्ग कंठ वर्ण है, ये सभी सही है। नेक्स्ट है, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुवचन यह अशुद्ध है। कर्ता पुल्लिंग एक वचन यह सही है, बहुवचन यह आपका अशुद्ध है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के शब्द कर्ता पुल्लिंग एक वचन में प्रयुक्त है। बहुवचन इस संबंध में यह अशुद्ध कथन है। राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? तो यह कर्तृवाच्य है। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राम आम खाता है में कर्तृवाच्य है। वाक्य में दोस्तों जब कर्ता की प्रधानता हो, अर्थात क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार हो, तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? इसमें दोस्तों श्लेष अलंकार है। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, श्लेष अलंकार। यहाँ पर दोस्तों पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए सम्मान तथा चूने के लिए जल। ध्यान रखिएगा, श्लेष अलंकार में एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध यहाँ पर पूछा गया है, तो अंगना शब्द शुद्ध है। अंगना शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। अंगना का अर्थ दोस्तों स्त्री होता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? किस शब्द की वर्तनी सही है? तो यहाँ पर सन्निधि जो लिखा गया है, इसकी वर्तनी सही है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, सन्निधि। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों संस्कृत के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, आप लोग इसे भी ध्यान से देखिए। द्वितीय भाषा के रूप में आप संस्कृत, उर्दू या इंग्लिश तीनों में से कोई भी एक भाषा चुन सकते हैं। संस्कृत के एकोन चत्वारिंशत् को क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, संस्कृत के एकोन चत्वारिंशत् को 39 कहते हैं। क्या कहते हैं? 39 कहते हैं। एकोन चत्वारिंशत् या इसे 9त्रिंशत् भी संस्कृत में कहा जाता है। 39 को 29 को क्या कहा जाता है? एकोन त्रिंशत् कहा जाता है या नवविंशति ही कहा जाता है। 59 को क्या कहा जाता है संस्कृत में? एकोन षष्ठी कहा जाता है या 950 कहा जाता है। 49 को क्या कहा जाता है? एकोन 50 कहा जाता है या 9चत्वारिंशत् कहा जाता है। नेक्स्ट है, द्वि शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति का रूप है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा द्वे। द्वि शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति का रूप द्वे होता है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ददति रूप है, ददति रूप है, कौन सा लकार है, कौन सा वचन है, कौन सा पुरुष है, आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। लट लकार का रूप चलेगा ददाति, दत्तः, ददति। क्या चलेगा? द धातु का लट लकार होगा ददाति, दत्तः, ददति। तो ददति जो है ये लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। पूरा होगा ददाति, दत्तः, ददति, ददासि, दत्थः, दत्थ, ददामि, ददावह, दद्वह, दद्मः। गुरुपदेशः शब्द में प्रयुक्त संधि है, इसमें कौन सी संधि है? इसमें दोस्तों याद रखिएगा दीर्घ संधि है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घा।
यहाँ पर दीर्घ संधि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उपसर्ग है, इसमें उपसर्ग क्या है, तो यहाँ पर परा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह उपसर्ग है। उपसर्ग शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मनोरथ में संधि है, मनोरथ में कौन सी संधि है, इसमें दोस्तों विसर्ग संधि है, याद रखिएगा। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। नेक्स्ट है नेत्राभ्याम, नेत्राभ्याम अश्रूणि पतंत में नेत्राभ्याम पद में विभक्ति है, कौन सी विभक्ति है, तो इसमें पंचमी विभक्ति है, यहाँ पर पंचमी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है असनि शब्द है, असनि शब्द यह दोस्तों पुल्लिंग है, ध्यान रखिएगा, पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग भी है, तो यहाँ पर पहला चौथा दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। आयोग ने असनि शब्द को स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों माना है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तया नृपो अनुगम्यते में वाच्य है, इसमें कौन सा वाच्य है, तो इसमें दोस्तों कर्मवाच्य है, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कर्मवाच्य, यह कर्मवाच्य का उदाहरण है, तया नृपो अनुगम्यते। युपदारुष पद में समास है, इसमें दोस्तों तत्पुरुष समास है, ध्यान रखिएगा, युपदारु में तत्पुरुष समास है, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोधूम शब्द का अर्थ है, गोधूम शब्द का अर्थ क्या है, देखिए दोस्तों गोधूम शब्द का अर्थ गेहूं है, दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चावल को तंडुलम कहा जाता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। गदहा को गर्दभ कहा जाता है, गाय के दूध को गोपयः कहा जाता है, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा गेहूं। विसर्ग संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो देखिए दोस्तों नमस्ते यह विसर्ग संधि का उदाहरण है, नमस्ते विसर्ग संधि का उदाहरण है, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। स्पर्श संज्ञक वर्णों की संख्या है, स्पर्श संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है, तो राइट आंसर हो जाएगा 25 है, स्पर्श संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है, 25 है। बालिका इस पद में प्रत्यय है, बालिका में प्रत्यय है, तो इसमें दोस्तों टाप प्रत्यय है, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा टाप प्रत्यय है। पर्यंत में उपसर्ग है, इसमें उपसर्ग क्या है, इसमें उपसर्ग परि है, पर्यंत में परि उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट है सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। नदी शब्द रूप में प्रयुक्त वचन है, नदी शब्द रूप में प्रयुक्त वचन कौन सा है, तो इसमें दोस्तों बहुवचन है, नदी में। प्रथमा विभक्ति में नदी नद्यो नद्या होता है, द्वितीय में नदीम नद्यो नदी होता है, तृतीय में नद्या नदीभ्याम नदीभि होता है, चतुर्थी में नद्यै नदीभ्याम नदीभ्यः होता है, पंचमी में नद्याः नदीभ्याम नदीभ्यः होता है, षष्ठी में नद्याः नद्यो नदी नाम होता है, सप्तमी में नद्याम नद्यो नदीस होता है, संबोधन में हे नदी हे नद्यो हे नद्या होता है, तो यहाँ पर नदी शब्द रूप ये बहुवचन में है। अकारांत पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है, अकारांत पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है, राइट आंसर हो जाएगा रामः, रामः अकारांत पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रयजते में संधि है, प्रयजते में कौन सी संधि है, तो पर रूप संधि है, प्रयजते में पर रूप संधि है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह वर्ण का उच्चारण स्थान है, वह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका उच्चारण स्थान है दोस्तों दंतोष्ठ, चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, वह वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। नेक्स्ट है घुटने के लिए उपयुक्त संस्कृत शब्द है, देखिए दोस्तों घुटने के लिए उपयुक्त संस्कृत शब्द जानू है, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हनु का अर्थ होता है टुड्डी, जघन का मतलब जंघा, उरु का मतलब जंघा। चलिए यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है। गद्यांश है समाजे सर्वत्र दुर्जना पीड्यन्ते जनान,
समाज में हर जगह बुरे लोग लोगों पर अत्याचार करते हैं। यद्यप सज्जनानां संख्या अधिका अस्ति तथापि दुर्जना एवं प्रबला इति महादाश्चर्यम्। यह आश्चर्य की बात है कि भले ही बहुत से अच्छे लोग हों, लेकिन बुरे लोग सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। यह बहुत ही आश्चर्य की बात है। यतो ही सज्जना प्राय तटस्था भवन्ति, क्योंकि अच्छे लोग आमतौर पर तटस्थ रहते हैं। यदि दुर्जनानां प्रतिपदं विरोधं सज्जनाः करिष्यन्ति तर्हि निश्चयेन समाजः निर्भयो भविष्यति। अगर धार्मिक लोग या धर्म को मानने वाले लोग हर कदम पर दुष्टों का विरोध करें तो समाज निश्चित रूप से निडर होगा। उपर्युक्त गद्य के अनुसार समाज में किसकी संख्या कम है, यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दुर्जनों की संख्या। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, दुर्जनों की संख्या कम है। उपर्युक्त गद्य के अनुसार दुष्ट लोग समाज में क्यों प्रबल दिखते हैं? क्योंकि सज्जन तटस्थ रहते हैं, इसीलिए। फिर से श्लोक दिया गया है, इसको पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है। महान वृक्षो जायते वर्धते चा तम चैव भूतानि समाश्रयन्ति यदा वृक्षस्येदते दाहायते चा तदाश्रया अनिकेता भवन्ति। जैसे एक बड़ा वृक्ष अनेक जीवों को छाया और सहारा देता है, वैसे ही एक महान व्यक्ति अनेक लोगों को सहारा देता है। जब वह वृक्ष या फिर महान व्यक्ति नष्ट हो जाता है तो उसके सहारे जीने वाले लोग भी संकट में पड़ जाते हैं या जीव संकट में पड़ जाते हैं। इस श्लोक का भाव क्या है, यहाँ पर पूछा गया है। तो भाव होगा, प्राणी जो वृक्ष पर आश्रित होते हैं, वृक्ष के नष्ट होने पर वे भी निराश्रित हो जाते हैं। ठीक है, वृक्ष के नष्ट होने पर या महान व्यक्ति के नष्ट होने पर उनके सहारे जीने वाले लोग भी संकट में पड़ जाते हैं। नेक्स्ट है, उपयुक्त श्लोक में भूतानि का तात्पर्य क्या है? देखिए दोस्तों, इसका तात्पर्य है प्राणी। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप है, तो राइट आंसर हो जाएगा भव। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, भू धातु का लोट लकार होगा भवतु भवताम भवंतु भव भवतम भवत भवानी भवाव भवाम। तो यहाँ पर भव आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। सर्वनाम शब्द है, इसमें दोस्तों सर्वह क्या है? सर्वनाम शब्द है। सर्वह मतलब सब, सर्वनाम शब्द है। स्थूलः मतलब मोटा, विशेषण है। प्रातः विशेषण है। पुत्रः संज्ञा है। कुंजर शब्द का अर्थ है, कुंजर शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ दोस्तों हाथी है। और मृगः का मतलब होता है हिरण। सुकरः का मतलब होता है सुअर। अहि का मतलब होता है सर्प। नेक्स्ट है, मातृ शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मात्रा होता है, मात्रा। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मातृ शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप क्या होगा? मात्रा होगा। प्रथमा विभक्ति में माता मातरौ मात्रा, द्वितीय में मातरम मातरौ मातृ होता है, तृतीय में मात्रा मातृभ्याम मातृभि होता है, चतुर्थी में मात्रे मातृभ्याम मातृभ्या होता है, पंचमी में मातुः मातृभ्याम मातृभ्या होता है, षष्ठी में मातुः मातरोः मातृणाम होता है, सप्तमी में मातृ मातरोः मातृष होता है, संबोधन में हे माता हे मातरौ हे मातरः होता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सुबंधु की रचना है। सुबंधु की रचना है, राइट आंसर हो जाएगा वासव दत्ता। वासव दत्ता सुबंधु की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर लृ स्वर है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आ ई उ री री ए ओ ऐ औ, ये सभी स्वर हैं। यहाँ से दोस्तों गणित के प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग अपने पास एक कॉपी और कलम रखिए और सभी प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको तरीका बता दूंगा, फार्मूला बता दूंगा, कैलकुलेशन आपको कॉपी में करना है। ठीक है, तरीका मैं बता दूंगा कैसे आपको सॉल्व करना है। तो चलिए, पहला प्रश्न है मैथ का, किसी आयताकार खेत का विकर्ण
17 मीटर है तथा परिमाप 46 मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा गया है, परिमाप और विकर्ण यहाँ पर दिया गया है, तो दोनों से ही सवाल को हल करेंगे। परिमाप, आयत का परिमाप 2 लंबाई धन चौड़ाई होता है। क्या होता है? 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई को a प्लस बी हम लिख देंगे। लंबाई को a मान लेते हैं, चौड़ाई को b मान लेते हैं। 2a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 46 दिया गया, 46 मीटर परिमाप। तो इसको सॉल्व करेंगे। a प्लस बी बराबर 2 यहाँ पर है, 46 के नीचे जाएगा, भाग हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 46 में 2 से भाग करेंगे तो 23 बचेगा। यहाँ पर 23 हो जाएगा। ये आपका समीकरण 1 बन जाएगा। ऐसे आपको सॉल्व करना है, जल्दी से आप सॉल्व करिए। इसके बाद क्या दिया है? विकर्ण यहाँ पर दिया गया है, तो विकर्ण 17 दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, दोनों भुजाओं के वर्गों का योग विकर्ण के वर्ग के बराबर होता है। मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। क्योंकि विकर्ण 17 दिया गया है तो 17 का स्क्वायर लिख देंगे और दोनों भुजाओं का स्क्वायर लिख देंगे। तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 289 हो जाएगा। ये आपका दूसरा समीकरण बन गया। a प्लस बी बराबर 23 हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 289 हो गया। इसके बाद आप क्या करेंगे? समीकरण 1 जो है, इसके दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। जैसे a प्लस बी है तो a प्लस बी का स्क्वायर कर देंगे बराबर 23 का स्क्वायर कर देंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर तरीका मैं बता दे रहा हूँ। a प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2ab हो जाएगा, और 23 का स्क्वायर करेंगे तो 529 हो जाएगा। अब इसी में मान आपको रख देना है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर 289 आया है तो इसके स्थान पर 289 लिख दीजिए, प्लस 2ab आप लिख दीजिए, आगे 529 है। अब 2ab बराबर क्या हो जाएगा? 529 है और यहाँ पर 289 है। 529 में 289 माइनस कर देंगे तो ये आपका 240 बचेगा। ab बराबर हो जाएगा 240 में 2 से भाग करेंगे, 2ab है, 2 इधर आएगा इसके नीचे, 240 के नीचे, तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 120 आ जाएगा। ab का मान कितना आया? 120 आया। तो 120 ab का मतलब, a मतलब लंबाई है, b मतलब चौड़ाई है। लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर क्षेत्रफल आ गया 120, आंसर हो गया आपका। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। तो इस तरह से इस सवाल को सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। 2 की घात -1 की होल घात -1 के सरलीकरण से प्राप्त संख्या होगी। तो इसका सरलीकरण करेंगे, सरल करेंगे, तो यहाँ पर जो 2 की घात -1 है इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। 1/2 की घात +1 लिख सकते हैं, मतलब 1/2 लिख सकते हैं। और इसकी घात -1 अभी दिया गया है तो इसमें क्या हो जाएगा? -1 इसकी घात हटाएंगे तो ये आपका 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा है। 2 क्या है? ये अभाज्य संख्या है। तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, पहला तो सही है। सम संख्या है, बिल्कुल 2 सम संख्या है, ये भी सही है। 2 का गुणक, तो 2 का गुणक भी है, ये भी सही है। विषम संख्या है, तो 2 दोस्तों ये विषम नहीं है, ये सम है। तो यहाँ पर ए बी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन ए बी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं यूपी टेट एग्जाम में मैथ के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर कौन सा कथन सही आपको बताना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, यह गलत है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है जो सम संख्या भी है। ठीक है, तो पहला क्या है? गलत है। एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, बिल्कुल सही है दोस्तों। एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, जैसे 9 एक विषम संख्या है जो 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। 9 क्या है? एक विषम संख्या है, ये 3 से पूर्णतः विभाज्य है। तो एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, ये भाज्य भी है विषम भी है। एक बहुभुज के अंतः एवं बाह्य कोणों का अंतर 60 है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए।
यहाँ पर देखिए बहुभुज के अंतः एवं बाह्य कोणों का अंतर 60 दिया गया है, तो इसका मतलब अंतर पहले हम लिखेंगे। बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है दोस्तों n-2 इंटू 180 बटा n, और बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण का सूत्र होता है 360 बटा n। क्या होता है? 360 बटा n। यहाँ पर देखिए बहुभुज के अंतः एवं बाह्य कोणों का अंतर 60 दिया गया है, तो इसका अंतर बराबर 60 हम लिख सकते हैं क्योंकि प्रश्न में दिया गया है। अब इसको सरल कर लीजिए, n यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, n आप क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर आपका क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए n-2 गुणे 180 है, 180 का n में गुणा करेंगे तो 180 गुणे n लिखेंगे, आगे माइनस 180 का 2 में गुणा करेंगे 360 हो जाएगा, आगे माइनस 360 है, फिर 360 लिख लेंगे और फिर बराबर 60 लिख देंगे। अब इसके बाद 180 गुणे n इसको ऐसे ही लिखेंगे, माइनस 360 इसको जोड़ लेंगे तो ये 720 हो जाएगा बराबर 60, और यहाँ पर जो बटे में n है इसको यहाँ पर गुणे n कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों 180 n और ये 60 n, 180 में 60 n माइनस करेंगे तो 120 n बचेगा, 120 इंटू n, और बराबर ये माइनस 720 जो है बराबर के दाहिनी तरफ जाएगा तो प्लस 720 हो जाएगा, और n बराबर क्या हो जाएगा 720 में 120 का भाग कर देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 12 छंग 72, 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। तो इस तरह से इस सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या होती है। देखिए दोस्तों किसी भी सरल रेखा पर असंख्य बिंदु हो सकते हैं, तो असंख्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। जिसकी सबसे छोटी संख्या, देखिए दोस्तों इसको हम विकल्प से सॉल्व करेंगे। ध्यान रखिएगा पाइथागोरस त्रिक के अनुसार छोटी दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो छोटी संख्याओं के वर्गों का योग शेष तृतीय संख्या के वर्ग के बराबर होता है। यह पाइथागोरस त्रिक है। तो पहला विकल्प जो दिया गया है 8, 15, 17, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर बराबर 17 के स्क्वायर होना चाहिए। 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर किसके होना चाहिए? 17 का स्क्वायर होना चाहिए। यदि इसके बराबर होता है तो यह पाइथागोरस त्रिक है, नहीं होता है तो पाइथागोरस त्रिक नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान रखना है सबसे छोटी संख्या 8 होनी चाहिए। चलिए यहाँ पर 8 अठाई 64 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, 17 का स्क्वायर 289 हो जाएगा। 225 और 64 जोड़ देंगे, 289 बराबर 289। इसका मतलब क्या है? ये पाइथागोरस त्रिक है क्योंकि दोनों पक्ष यहाँ पर बराबर हो रहे हैं, और सबसे छोटी संख्या 8 इसमें है। इसमें देखिए 8 इसमें सबसे छोटी संख्या है, तो पहला ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मैथ के प्रश्न यूपी टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। नेक्स्ट देखेंगे, जेड का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 41, यदि संख्या 417Z8 9 से विभाज्य हो, 9 से विभाज्य हो, 4 1 7 बीच में जेड है और इसके बाद 8 है, 9 से विभाज्य हो। देखिए दोस्तों 9 से विभाज्यता का नियम क्या है? कोई भी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित तभी होगी जब उसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो। तो अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। पहले 4 है, प्लस 1 लिखेंगे, प्लस 7 लिखेंगे, प्लस जेड लिखेंगे, प्लस 8 लिखेंगे, और इसका योग करेंगे कितना हो जाएगा? 4 1 5, 7 5 12 8 20, 20 प्लस जेड आया। अब देखिए जेड के स्थान पर कौन सा मान आप रखेंगे कि ये 9 से विभाजित हो जाए? 20 में क्या जोड़े कि 9 से विभाजित हो जाए? तो यहाँ पर विकल्प में दिया गया है 7, जेड के स्थान पर 7 लिखेंगे तो 20 7 27 हो जाएगा। 27 9 से कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा, 9 3 27, तो इसका मतलब 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जेड के स्थान पर क्या लिखा जाएगा? 7 लिखा जाएगा। तो ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि 2160 बराबर 2 की घात ए, 3 की घात बी, 5 की घात सी, तो 3 की घात ए, 2 की घात माइनस बी, 5 की घात माइनस सी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, 2160 को 2160 जो लिखा गया है इसको हम इसी के रूप में बनाएंगे, मतलब इसका हम पहले
गुणनखंड करेंगे 2160 का, यहाँ पर 2160 है, गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 एक कम 2, 0, 2 8 16। इसके बाद फिर से 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 540 आया। फिर 2 दूनी 4, 1 5, 2 7 14, 270 आया। फिर 2 से देखेंगे, 2 एक कम 2, 2 3 6 1 7, 2 पंचे 10, 135 आया। अब 3 से देखेंगे, 3 चौक 12, 1 13, 3 पचे 15, 45 आया। फिर 3 से देखेंगे, 3 15 में 45, और फिर 3 से देखेंगे, 3 पचे 15, और इसके बाद 5 से देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 4 बार है, 3 3 बार है, 5 1 बार है। तो 2160 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4 लिख सकते हैं, और गुणे 3 की घात 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 3 बार आया है, और 5 की घात 1 लिख सकते हैं 2160 के स्थान पर। और आगे आपका क्या है, 2 की घात a है, गुणे 3 की घात b है, गुणे 5 की घात c है। अब इसमें देखिए आधार क्या है, समान है। आधार समान है तो क्या करेंगे, घातों की तुलना कर लेंगे। तो यहाँ पर तुलना करेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 4 आएगा, b बराबर 3 आएगा, c बराबर 1 आएगा। ठीक है। अब यही मान किस में रखेंगे, 3 की घात a, 2 की घात माइनस b, 5 की घात माइनस c में रखेंगे। a b c के स्थान पर 4 3 1 रखेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 की घात a है तो इसके स्थान पर 3 की घात 4 लिखेंगे, गुणे 2 की घात माइनस b है तो माइनस b है, तो b के स्थान पर 3 लिखेंगे, मतलब माइनस 3 लिखेंगे, गुणे 5। यहाँ पर देखिए 5 की घात माइनस c है, c के स्थान पर 1 यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर माइनस 1 लिखेंगे। 3 की घात 4 का मतलब 81 हो जाएगा, और गुणे 2 की घात माइनस 3 का मतलब 1/2 की घात 3, मतलब 1/8 हो जाएगा, गुणे 5 की घात माइनस 1 का मतलब 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 81/8 × 40, 81/40 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो इस टाइप के प्रश्न दोस्तों ऐसे ही सॉल्व होते हैं, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर तरीका आपको बता दिया गया और साथ में सॉल्व भी कर दिया गया है। पार्श्व आकृति द्वारा ज्ञात करें यक्स का मान है। पार्श्व आकृति द्वारा ज्ञात करें यक्स का मान क्या होगा। आप लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ पर यक्स के स्थान पर क्या आएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो चित्र बना हुआ है, इसे देखने के बाद यह ज्ञात होता है कि अंकों के सम्मुख दी गई संख्या घन के रूप में दी गई है। जैसे 3 के सामने 3 का घन 27 है, 4 के सामने 64 है, 2 के सामने 2 का घन 8 है। तो इस तरह से 1 का घन क्या होगा, 1 ही होगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, आयत चित्र द्वारा, याद रखिएगा, किसी बंटन का बहुलक आयत चित्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल ना बदले। तो इसके लिए एक सिंपल सा सूत्र या ट्रिक है, 100 गुणे यक्स बटा 100 प्लस यक्स। यक्स के स्थान पर जो वृद्धि यहाँ पर दिया गया है इसको रखेंगे, तो 100 गुणे 60 लिखेंगे बटा 100 प्लस 60 लिखेंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, 100 का 60 में गुणा करेंगे तो 6000 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। ये प्रतिशत में रहेगा, और 160 से आप इसमें भाग करिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 600 में 16 से भाग करिए, ये आपका हो जाएगा 37.5%। जल्दी से आप लोग कैलकुलेशन कीजिए, 600 में आप 16 से भाग करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप में उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग इकाई में है। तो यहाँ पर माना घन की भुजा की लंबाई क्या है, ए मान लेते हैं। घन की भुजा की लंबाई क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। तो घन का आयतन बराबर क्या होता है दोस्तों, घन का आयतन बराबर होता है भुजा घाते 3। भुजा हमने 1 माना है तो यहाँ पर 1 की घात 3 लिख देंगे। ठीक है। लेकिन दोस्तों हम जानते हैं कि घन में जो फलक होती है उसकी संख्या 12 होती है। फलकों की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। तो यहाँ पर जो 1 की घात 3 है, 1 की घात 3 मतलब घन का आयतन बराबर 12a हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, 12a हो जाएगा।
और यहाँ पर ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर 12 बचेगा, ये आपका। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है दोस्तों 6a का स्क्वायर। तो यहाँ पर 6 गुणे ए के ए स्क्वायर के स्थान पर 12 यहाँ पर आया है, तो 12 लिख देंगे। 12 छंग 72, 72 दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है 2018 में अमित का वेतन रुपए 1,26,500 है। 2016 से उसका वेतन प्रतिवर्ष क्रमशः 10%, 15% बढ़कर 2018 के वेतन तक पहुंच गया। 2016 में उसका वेतन कितना था आपको यह बताना है। तो 2018 में कितना है 1,26,500, थोड़ा ऊपर लिखते हैं 1,26,500 बराबर, मान लेते हैं 2016 में इसका वेतन कितना है, यक्स मान लेते हैं। तो यक्स लिखेंगे और इसमें कह रहा है प्रतिवर्ष 10%, 15% बढ़ता है वेतन, तो यक्स गुणे 110/100 लिखेंगे, गुणे 115/100 लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे यक्स बराबर 1,26,500 ये रहेगा, ऊपर आपका 100 गुणे 100 हो जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा 110 गुणे 115 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 0 से 1 0 ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10 ये कट जाएगा और 5 दूनी 10, 1 11, 5 3 15, यहाँ पर 23 आ जाएगा। 11 से इसको काटेंगे, 11 एक कम 11, 1 12, 16 बन गया, 11 एक कम 11, 5 16, 55 बन गया, 11 5 55। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 23 से भाग करेंगे 11,500 में, तो 23 पंचे कितना होता है, 23 पंचे 5 3 15, 5 दूनी 10 1 11, 115 होता है। तो यहाँ पर 500 आ जाएगा। अब यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 500, 100 और 2 है, इन सब का गुणा करेंगे तो ये आपका 1 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 लाख आपका तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 तथा लघुत्तम समापवर्तक 432 है। यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, मासा गुणे लासा बराबर प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या होती है। तो 6 गुणे 432 बराबर 48 गुणे दूसरी संख्या लिख लेंगे। तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, बराबर हो जाएगा 6 गुणे 432 आ जाएगा दूसरी तरफ और नीचे हो जाएगा 48। 6 8 48, 8 से इसमें भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40, 3 43, 32 हो गया, 8 चौक 32, यहाँ पर कितना हो जाएगा 54। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16वीं तारीख को पड़ता है तो उसी महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा। 16 तारीख को क्या पड़ता है, महीने का तीसरा शुक्रवार पड़ता है, तो महीने का दूसरा शुक्रवार कब पड़ेगा, 9 तारीख को पड़ेगा। एक 16 को है, दूसरा वाला 9 को पड़ेगा, 7 इसमें माइनस कर देंगे। और महीने का पहला शुक्रवार कितने तारीख को पड़ेगा, पहला 2 तारीख को पड़ेगा, 9 में 7 माइनस कर देंगे, 2 आएगा, 2 तारीख को पड़ेगा। महीने का पहला शुक्रवार 2 तारीख को है, तो इस प्रकार महीने का पहला दिन क्या होगा, पहला दिन दोस्तों बृहस्पतिवार होगा। क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा, क्योंकि 2 तारीख को क्या है, शुक्रवार है। तो महीने का पहला मंगलवार कब होगा, 1 तारीख को बृहस्पतिवार है तो मंगलवार 6 तारीख को होगा। कब होगा, 6 तारीख को होगा। पहला मंगलवार 6 तारीख को होगा, तो चौथा मंगलवार पूछा गया है, चौथा कितने तारीख को होगा, पहला मंगलवार 6 को है, दूसरा 13 को हो जाएगा, 7 6 13। तीसरा मंगलवार महीने का 13 7 20, 20 तारीख को होगा। चौथा 20 7 27, 27 तारीख को होगा। तो यहाँ पर 27 दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि a प्लस बी बटा सी बराबर b प्लस सी बटा ए बराबर c प्लस ए बटा बी बराबर k हो तो k का मान बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर a प्लस बी बटा सी बराबर k लिख सकते हैं,
बी प्लस सी बटा ए बराबर के लिख सकते हैं, सी प्लस ए बटा बी बराबर के लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ए प्लस बी बटा सी बराबर के लिख सकते हैं, तो यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी, सी यहाँ पर भाग है दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा, मतलब सी के हो जाएगा। ये पहला समीकरण बन गया। इसी तरह से बी प्लस सी बटा ए बराबर के लिखेंगे तो इसमें बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, ए के हो जाएगा। ये आपका दूसरा समीकरण बन गया। इसी तरह से सी प्लस ए बटा बी जो है बराबर के लिखेंगे तो सी प्लस ए बराबर बी के, ये आपका तीसरा समीकरण बन जाएगा। अब यहाँ पर समीकरण 1 2 3 को जोड़ने पर तीनों को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। आप लोग जल्दी से इसको जोड़िए। इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए है, तो यहाँ पर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2a, यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c हो जाएगा। ठीक है, और बराबर यहाँ पर जोड़ेंगे तो k कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बचेगा जोड़ने के बाद। अब यहाँ पर देखिए 2a 2b 2c है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर बचेगा और आगे k ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर बचेगा। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी से कैंसिल हो जाएगा, k बराबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। तो इस टाइप के प्रश्न दोस्तों ऐसे ही सॉल्व होते हैं, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कोई 3 मापों को लेकर कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। भुजा की माप 1.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, 5.9 सेंटीमीटर और 8.1 सेंटीमीटर है। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव अधिक होता है। जैसे कि यहाँ पर 4.2 और 5.9 है, इसका हम योग करेंगे 4.2 प्लस 5.9, इसका योग करेंगे तो ये 8.1 से बड़ा होगा। इसका योग करेंगे तो ये 10.1 आएगा जो कि 8.1 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये है कि 4.2, 5.9 तथा 8.1 सेंटीमीटर से किसी एक त्रिभुज का निर्माण किया जा सकता है। तो एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है एक भिन्न का हर। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए और सभी प्रश्न को हल करने का प्रयास कीजिए। एक भिन्न का हर अंश के दोगुने से एक अधिक है, तो यहाँ पर हम अंश को क्या मानेंगे, यक्स मान लेंगे। हर को क्या मानेंगे, यदि अंश को यक्स मानते हैं तो हर क्या हो जाएगा, हर अंश के दोगुने से एक अधिक है, मतलब 2x प्लस 1 हो जाएगा हर। प्रश्न में आगे कह रहा है अंश में 2 जोड़ने और हर में 3 घटाने पर, तो अंश में क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे और हर में 2x प्लस 1 में कितना घटाएंगे, 3 घटाने पर। 3 घटाने पर संख्या 1 प्राप्त होती है तो बराबर 1 लिख देंगे। ठीक है, तो x प्लस 2 बराबर, यहाँ पर देखिए 2x प्लस 1 माइनस 3 है, तो इसमें 3 में 1 घटाएंगे तो ये -2 बचेगा। 2x माइनस 2 इसके स्थान पर आ जाएगा, 1 के स्थान पर। 1 में गुणा करेंगे 2x माइनस 2 का तो 2x माइनस 2 ही आएगा। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है, इसको घटाएंगे तो ये -x बचेगा और यहाँ पर -2 है, ये +2 है, +2 दूसरी तरफ जाएगा तो -2 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब -4 हो जाएगा और माइनस माइनस कैंसिल, तो x बराबर 4 हो जाएगा। यहाँ पर भिन्न पूछा गया है तो अंश क्या है, x है, तो इसका मतलब अंश के स्थान पर 4 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर x का मान 4 आया है, बटा हर क्या है 2x प्लस 1 है, तो यहाँ पर 2 गुणे x के स्थान पर 4 लिखेंगे प्लस 1 लिखेंगे, तो 4 बटा 4 दूनी 8 1 9, 4 बटा 9 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न ऐसे सॉल्व होते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सरल कीजिए। -9 माइनस माइनस 8 ब्रैकेट लगा हुआ है, आगे प्लस फिर से ब्रैकेट है 24 भागे 13 माइनस 7, ऊपर बार का चिन्ह लगा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले जो अंदर वाला ब्रैकेट है इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले -9 इसको ऐसे ही लिखेंगे, माइनस मसला ब्रैकेट लगाएंगे, फिर -8 लिखेंगे, फिर प्लस का निशान है प्लस लगाएंगे,
फिर आगे यहाँ पर देखिए 24 भागे 13 माइनस 7 है, 13 में 7 घटा देंगे, बार का चिन्ह हटाएंगे तो ये 6 बचेगा। यहाँ पर 6 बचेगा। अब 6 से इस 24 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। इसमें भाग करेंगे 6 चौक 24, तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ पर 4 आएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए -9 ये ऐसे ही रहेगा, आगे माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर मझला ब्रैकेट लगाएंगे। -8 है +4 है, -8 +4 करेंगे तो कितना बचेगा, -4 बचेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए -9 है और यहाँ पर ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस का ये प्लस हो जाएगा, +4। -9 + 4 बराबर -5 आपका आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि मासा A8 बराबर 4, लासा A8 बराबर 24 हो तो A का मान क्या है। यहाँ पर देखिए मासा A8 बराबर 4 दिया गया है और लासा या एलसीएम A8 बराबर 24 दिया गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, विकल्प से सॉल्व करेंगे। ए का मान निकालना है तो ए के स्थान पर सबसे पहले 12 को रखेंगे। यदि 12 को रखेंगे तो मासा आपका कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, और लासा कितना आना चाहिए, आपका 24 आना चाहिए। ए के स्थान पर 12 रखने के बाद, तो ए के स्थान पर 12 रखेंगे, ए और 8 है तो मतलब 12 और 8 लिखेंगे, और इसका मासा क्या हो जाएगा, इसका मासा आप जल्दी से बताइए कितना हो जाएगा। इसका मासा दोस्तों 4 ही आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा। आसानी से भाग करके आप इसका मासा निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 8 से 12 में देखिए 8 एकम 8, 4 12 4 आ गया, फिर यहाँ पर 8 आ जाएगा, 4 दूनी 8, ये कट गया तो ये मासा आपका 4 हो गया। इसी तरह से 12 और 8, इसका लासा कितना होगा, इसका लासा 24 आना चाहिए, तो इसका लासा आप निकालेंगे तो ये आपका 24 ही आएगा। कैसे, जैसे कि 12 और 8, 12 8 है, गुणनखंड कीजिए इसका, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 3 ऐसे रहे, 2 एकम 2, फिर 3 एकम 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, 24 आ गया। तो इसका मतलब ए के स्थान पर 12 आपका सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई तथा चौड़ाई 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पर सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई में कुल कमी, प्रतिशत कमी कितनी हुई है, इसको लिखेंगे। एक सूत्र होता है दोस्तों, x + y + xy बटा 100। जहाँ पर वृद्धि होगा वहाँ पर प्लस लगाएंगे, जहाँ पर कमी होगा वहाँ पर माइनस लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 10% घटाई गई है, चौड़ाई 20% घटाई गई है, तो यहाँ पर -10 पहले लिखेंगे और इसके बाद -20 लिखेंगे, क्योंकि घटाई जा रही है। माइनस माइनस का प्लस आगे लिखेंगे, 10 × 20 बटा 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, और यहाँ पर आपका कितना बचेगा, 20, 10 30, और यहाँ पर +2 है, -30 + 2 मतलब -28% ये आएगा। लेकिन यहाँ पर फिर से आगे ऊंचाई 5% बढ़ाई गई है, तो कुल कमी तथा ऊंचाई में वृद्धि यहाँ पर देखेंगे। कुल कमी क्या है, -28 है, ऊंचाई में वृद्धि क्या है, +5 है, माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, और इसके बाद 28 × 5 बटा 100 हो जाएगा। अब इसको सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा, -28 + 5, तो यहाँ पर आपका 23 बचेगा, मतलब -23 बचेगा, और ये आपका माइनस कितना बचेगा, यहाँ पर 5 से 5 एकम 5, 5 20 हमें 100, मतलब 28 बटा 20 बचेगा। अब इसको सरल करेंगे, 20 आप एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक विषय में यहाँ पर देखिए 20 एलसीएम ले लेंगे तो एक विषय में 20, 20 का 23 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 दूनी 46, 460, ये -460, और आगे कितना है, 20 एकम 20, आगे 28 है, 460 में 28 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 488 हो जाएगा, -488 और नीचे 20, इसमें हम 20 से भाग करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस में ही आएगा, और ये माइनस में आपका 24.4 आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 24.4% आएगा। आप लोग भाग करके देख लीजिए, 488 में 20 से भाग करिए, तो इस तरह से आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, किसी कमरे के 15 मीटर
17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी है? यहाँ पर देखिए मीटर सेंटीमीटर में दिया गया है, तो इसको हम एक में बना लेंगे, मतलब केवल सेंटीमीटर में बना लेंगे। तो जैसे कि लंबाई यहाँ पर दिया गया है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 15 मीटर है, मतलब ये 1500 सेंटीमीटर और ये 17 सेंटीमीटर जोड़ लेंगे तो ये लंबाई आपका हो जाएगा, कमरे की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये 1517 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको आप कॉपी में जल्दी से सॉल्व कीजिए। कमरे की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर दिया गया है, 9 मीटर का मतलब 900 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर जोड़ देंगे तो 902 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। ठीक है, अब कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, यहाँ पर लंबाई चौड़ाई है, इसका गुणा कर देंगे तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल आ जाएगा। कमरे के फर्श का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1517 गुणे 902 हो जाएगा। अभी इसको सरल नहीं करेंगे, अभी आगे यहाँ पर देखेंगे कमरे में लगने वाले वर्गाकार टाइल्स की माप। कमरे में लगने वाले वर्गाकार टाइल्स की माप कितनी हो जाएगी, ये जो आपका 1517 और 902 यहाँ पर है, इसका हम मासा निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, मासा निकाल लेंगे। तो कमरे में लगने वाले वर्गाकार टाइल्स की माप आ जाएगी। माप कितनी आ जाएगी, जब 1517 और 902 इसका मासा निकालेंगे तो कितना आएगा, जल्दी से आप मासा निकाल के देखिए कितना आता है। 902 902 और 1517 है, जल्दी से मासा निकालिए। एक बार जाएगा तो ये आपका 902 हो जाएगा। यहाँ पर 1517 में 902 घटाएंगे तो ये 615 आपका हो जाएगा, और इसके बाद 902 यहाँ पर उतार लेंगे, 902 फिर एक बार जाएगा नीचे 615 हो जाएगा, और इसमें माइनस करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 287 हो जाएगा, और आगे 615 उतार लेंगे। फिर इसमें कितनी बार जाएगा, दो बार जाएगा, दो बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 574 हो जाएगा। इसमें हम माइनस करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। इसमें माइनस करेंगे तो 41, इसके बाद 287 है, इसमें भाग करेंगे 41 सत्ते 7 एक कम 7 7 चौक 28, 287 कट जाएगा, मतलब 41 आपका आएगा मासा। ठीक है, मासा 41 आ गया तो कमरे में लगने वाले टाइल्स का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 41 का स्क्वायर कर देंगे, क्षेत्रफल हो जाएगा 41 गुणे 41। जल्दी से सॉल्व कीजिए। लेकिन आपको यहाँ पर बताना है टाइलों की न्यूनतम संख्या। तो टाइलों की न्यूनतम संख्या आप कैसे निकालेंगे, जो कमरे का क्षेत्रफल यहाँ पर है, कमरे का क्षेत्रफल यहाँ पर जो लिखा गया है, इसमें हम टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे। टाइल्स का क्षेत्रफल 41 गुणे 41 है, कमरे का क्षेत्रफल 1517 गुणे 902 है, तो 1517 गुणे 902 में हम क्या करेंगे, 41 गुणे 41 से भाग कर देंगे। इसमें हम भाग करेंगे तो कितना आएगा, 41 से 1517 में पहले भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये आपका जाएगा 37 बार। आप जल्दी से कैलकुलेशन कीजिए, और 41 से 902 में भाग करेंगे तो ये आपका 22 बार जाएगा। तो 37 और 22 का आपस में गुणा कर लेंगे, ये आपका आंसर 814 आ जाएगा। आप लोग जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुणनफल 2153 की घात 167 में इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक यहाँ पर बताना है। तो देखिए दोस्तों, घात जो है इसमें हम क्या करेंगे, 4 से पहले भाग करेंगे, 4 से इसमें भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, इसमें 3 शेषफल बचेगा। क्या बचेगा, 3 शेषफल बचेगा। 167 में 4 से भाग करेंगे तो 4 चौक 16, 4 एक कम 4, 3 7, मतलब 3 शेषफल बचेगा। अब इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, इकाई का अंक यहाँ पर जो इकाई 3 है, इकाई के स्थान पर 2153 में इकाई के स्थान पर क्या है, 3 है, तो 3 की घात यहाँ पर जो शेष बचा हुआ शेषफल 3 की घात 3 कर देंगे तो ये आपका 27 हो जाएगा। और इसमें इकाई क्या है, 7 है, तो 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि एक भिन्न के अंश को 20% और उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाता है, तो मूल भिन्न क्या है। तो भिन्न मान लेते हैं क्या है, x/y है। कह रहा है कि भिन्न के अंश को 20% और हर को 25% बढ़ा दिया जाए, तो यहाँ पर x/y जो है, अंश इसमें x है तो इसमें प्लस x गुणे 120/100 कर देंगे, और नीचे y प्लस y गुणे 25/100 कर देंगे।
ये 20/100 हो जाएगा ऊपर, और नीचे 25/100 हो जाएगा, और आगे बराबर कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा भिन्न। ठीक है, तो यहाँ पर 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस x/5 ऊपर बचेगा, और y प्लस y/4 नीचे बचेगा, और बराबर 3/5 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए x प्लस x/5 में x यहाँ पर 5 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 6x/5 ऊपर बचेगा, और नीचे 5y/4 बचेगा, नीचे 4 कॉमन ले लेंगे, और बराबर ये आपका 3/5 ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए 6x/5 है, यहाँ पर गुणा करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पर 6x/5 है, और नीचे अभी देखिए 5y/4 है, तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका 4 ऊपर चला जाएगा, और नीचे 5y हो जाएगा, बराबर 3/5 लिखेंगे। अब 6 का 4 में गुणा, 6 चौक 24, और यहाँ पर नीचे 5 का गुणा 5 में होगा, 5 पचम 25, तो कितना हो जाएगा ये 24x/25y बराबर 3/5। तो ये कितना हो जाएगा, 24x/25y बराबर 3/5। तो यहाँ पर इसको अब सरल करेंगे, 3 से 3 8 24 ये कट जाएगा, 5 से 5 पचम 25 ये कट जाएगा, मतलब 8x बराबर 5y है, या x/y बराबर क्या हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप कॉपी में इसको साफ साफ अच्छे से लिख लीजिए, यहाँ पर आपको हिंट दे दिया गया है, यहाँ पर सॉल्व भी कर दिया गया है, तो आप कॉपी में अच्छे से इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं हैं, 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, कोई भी संख्या 8 से पूर्णतया विभाजित तभी होगी जब उसके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतया विभाजित हो। जैसे कि पहला विकल्प है 5240, इसमें अंतिम 3 अंक क्या है, 240 है, ये 8 से पूर्णतः विभाजित है, 8 त्रिक 24, ये 8 से कट जाएगा, इसका मतलब ये 8 से विभाजित होगी, पहला तो विभाजित होगा। इसके बाद आप देखेंगे 220 है, अंतिम 3 अंक, 8 से ये नहीं कटेगा, इसको छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, तीसरे में देखेंगे 128 है, 128 क्या ये 8 से कटेगा, तो बिल्कुल ये 8 से कट जाएगा, 8 एक कम 8, 4 12, 8 छंग 48, तो ये 8 से कट जाएगा। तो पहला और तीसरा ये पूर्णतः 8 से विभाजित है, पहला तीसरा, मतलब तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं, तो देखिए दोस्तों 6 शीर्ष होते हैं, दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, 6 शीर्ष होते हैं। 10 रुपए के 6 की दर से केले खरीदकर 6 रुपए में 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत हानि होगी, मतलब 10 रुपए में 6 की दर से यहाँ पर क्रय किया जा रहा है, और 6 रुपए में 4 की दर से विक्रय किया जा रहा है। तो यहाँ पर सिंपल सा ट्रिक है, यहाँ पर तिरछा करके गुणा कर लेंगे, तिरछा गुणा, क्रय यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्रय लिखेंगे, 10 चौक 40 हो जाएगा, और यहाँ पर विक्रय लिखेंगे, 6 छक 36 हो जाएगा, मतलब 40 में खरीद कर 36 में बेचा जा रहा है। हानि यहाँ पर हो रहा है कितने का, 4 रुपए का यहाँ पर हानि हो रहा है। तो यहाँ पर लेकिन प्रतिशत हानि पूछा गया है, तो 4/प्रतिशत हानि, 4/ क्या हो जाएगा, 4/ क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या है 40 है, 40 गुणे 100 कर देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 10% की हानि, 10% की हानि आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर चौथा ऑप्शन। रिक्त स्थान के लिए कौन कौन से विकल्प सही हैं, 1 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम होता है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, 1 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम होता है। देखिए दोस्तों, आपको पता है 1 किलोग्राम, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है, तो एक ग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं 1 ग्राम बराबर 1/1000 को हम लिख सकते हैं 10 की घात -3 किलोग्राम। तो यहाँ पर देखिए 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम, ये भी सही है, 10 की घात -3 किलोग्राम, ये भी सही है। तो यहाँ पर ए और बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी
यहाँ पर सही है। 0.01 का होल स्क्वायर को प्रतिशत के रूप में लिखेंगे। देखिए दोस्तों, किसी भी दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से हम गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 0.01 का जो स्क्वायर है गुणे 100% कर देंगे। 0.001 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0.0001 और गुणे 100%। 0.0001 में 100 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 0.01%। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 0.01%। ठीक है, या इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको हम 1/100 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 अंकों पर दशमलव है तो 1/100 भी इसको लिख सकते हैं। तो बी भी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ए और बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर प्रतिशत है, इसमें बी वाले में प्रतिशत नहीं लगा है, डी वाले में प्रतिशत लगा है। तो ए और डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा ए और डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। माना संख्याएं x और y हैं। क्या है, x और y हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 5 है, तो x माइनस वाई बराबर 5 लिख देंगे। इसके बाद गुणनफल 36 है तो x गुणे y बराबर 36 लिख देंगे। ये पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर, इनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या हो जाएगा एक्स वाई का, तो 1/y माइनस 1/x हो जाएगा। x का व्युत्क्रम 1/x, y का 1/y, अंतर 1/y माइनस 1/x हो जाएगा, बराबर इसमें x y है, एलसीएम ले लेंगे, x y कॉमन इसमें ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर ऊपर x बचेगा माइनस y बचेगा, मतलब x माइनस वाई बटा एक्स वाई बचेगा। अब यहाँ पर देखिए x माइनस वाई बराबर 5 दिया गया है तो ऊपर 5 लिखेंगे, एक्स वाई बराबर यहाँ पर 36 दिया गया है तो 36 लिखेंगे। तो इस तरह से 5/36 आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन 5/36 चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैथ का प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब यहाँ से पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे। इससे भी 30 प्रश्न पूछा जाता है और ये भी सभी के लिए अनिवार्य होता है। तो सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी, कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो देखिए दोस्तों बंबई से थाने के बीच चली थी। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भारत की पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को, 1853 आप लोग ध्यान रखिएगा, 1853 को बंबई से थाने के बीच चलाई गई थी, जो कि कुल दूरी 34 किलोमीटर थी, 34 किलोमीटर थी। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है, कहाँ पर आयोजित होता है, याद रखिएगा सोनपुर में। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में आयोजित होता है। सोनपुर मेला बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा में लगता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 1961, आप लोग याद रखिएगा। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 में की गई थी। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है, तो देखिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18 में मिलता है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। और ध्यान रखिएगा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29-30 में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 32 में दिया गया है। तो ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। किस देश में लचीला संविधान लागू है, तो देखिए दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में लचीला संविधान लागू है। भारत का संविधान दोस्तों कठोर तथा लचीला दोनों है। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है, तो देखिए दोस्तों टुंड्रा प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है। रेंडियर टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। रेंडियर टुंड्रा प्रदेश के निवासियों के लिए दोस्तों परिवहन और माल ढुलाई के काम में आते हैं। ठंड से बचने के लिए दोस्तों यहाँ के निवासी रेंडियर की खाल पहनते हैं तथा भोजन के रूप में रेंडियर के मांस तथा दूध का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो देखिए दोस्तों कंपास। कंपास ये
उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, यह शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। डाउन्स, प्रेरीज, पंपास ये सभी शीतोष्ण घास प्रदेश हैं। तो ध्यान रखिएगा, उष्णकटिबंधीय घास स्थल एक सवाना है जो कि पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। ब्राजील में उष्णकटिबंधीय घास स्थल कंपास है। वेनेजुएला में लानोस है, इसे ध्यान रखिएगा। और शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल की बात करें तो अर्जेंटीना में पंपास, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी है और दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड है, मध्य एशिया में स्टेपी है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है। ये सभी याद रखिएगा। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? तो आप सभी को पता है एशिया महाद्वीप है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? आप लोग बताइए, थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? देखिए दोस्तों, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में और उत्तराखंड दोनों में निवास करती है। तो पहला और दूसरा दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है, कहाँ पर स्थित है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में या मध्य प्रदेश में? तो राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो याद रखिएगा, पंचायती राज संस्थाओं में है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज संस्थाओं में है। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए राज्यपाल की नियुक्ति के लिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का सुमेलन करते हुए सही कूट चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड यहाँ पर दिया गया है। भारतीय संघ, इसको आप प्रधानमंत्री से मिलाएंगे। भारतीय संघ को किससे मिलाएंगे? प्रधानमंत्री से मिलाएंगे। राज्य को आप मिलाएंगे राज्यपाल से, राज्य के राज्यपाल से। नगर निगम को आप मेयर से मिलाएंगे और ग्राम पंचायत को सरपंच से मिलाएंगे। तो इस तरह से दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केरल में 1959 में हुआ था। अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग 1959 में केरल में हुआ था। अनुच्छेद 356 केंद्र सरकार को किसी राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति उस अवस्था में देता है दोस्तों जब राज्य के संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से विफल हो गया हो। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? तो देखिए दोस्तों, मनोरंजन कर लगाया जा सकता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर दोस्तों मनोरंजन कर, गृह कर, चुंगी कर ये सभी लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गृह कर, चुंगी कर, मनोरंजन कर। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह है, क्या है? एखोर्निया क्रॉसिपस, या जिसे जलकुंभी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलकुंभी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। वायरस के अजैविक होने का लक्षण है, राइट आंसर हो जाएगा इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है? इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इथाइलिन है। क्या है? इथाइलिन है। इथाइलिन गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला पादप हार्मोन है। इस हार्मोन का निर्माण दोस्तों पौधे के प्रत्येक भाग में होता है और यह हार्मोन कच्चे फलों को पकाने में सहायता करता है। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है, तो वह दोस्तों क्लास्ट्रीडियम है। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लास्ट्रीडियम 1 ग्राम पॉजिटिव रॉड के आकार का बैक्टीरिया है। यह स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु है जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन बी डीएनए। वाटसन एवं क्रिक ने दोस्तों जिस डीएनए अणु की संरचना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया था उसे अब बी डीएनए कहते हैं। बी डीएनए सभी कोशिकाओं में सामान्य रूप से पाया जाता है। निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? तो देखिए दोस्तों, यूप्लेक्टेला यह अचल जीव का उदाहरण है।
यूब्लेक्टेला पोरीफेरा संघ का जंतु है दोस्तों। ये अचल जीव है जो चलने में सक्षम नहीं होते हैं तथा किसी दृढ़ आधार से चिपके रहते हैं। इसे दोस्तों वीनस की फूलों की टोकरी भी कहते हैं। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। प्रोटीन अणुओं की इकाई है। प्रोटीन अणुओं की इकाई क्या है आप लोग जल्दी से बताइए। तो याद रखिएगा अमीनो अम्ल है। अमीनो अम्ल प्रोटीनों के निर्माण की इकाई होते हैं। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा तारक काय। तारक काय पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। यह जंतु कोशिका में केंद्रक के समीप कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा यकृत। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है। तो देखिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सारस क्रेन। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा सारस क्रेन। पूर्वा किस अधिवास में शामिल है। पूर्वा दोस्तों ग्रामीण अधिवास में शामिल है। पूर्वा ग्रामीण अधिवास में शामिल है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा किलिमंजारो। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा किलिमंजारो। ये क्या है, ज्वालामुखी पर्वत है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किलिमंजारो दोस्तों तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई तट पर अवस्थित है एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप मुंबई तट पर अवस्थित है। यह द्वीप एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जिसमें गुफा मंदिर एलिफेंटा गुफा है जिसे चट्टानों में से उकेरा गया है। मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है। मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है। जहां 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहां मानसूनी वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में दोस्तों सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। इन्हें हम मानसूनी वन के नाम से भी जानते हैं। ये दोस्तों उन क्षेत्रों में विस्तृत होते हैं जहां 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है। देखिए दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कार्बी एंगलोंग पठार भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस तरह से 150 प्रश्न आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों यूपी टेट एग्जाम में प्राथमिक स्तर में पूछे जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों यह क्लास आपको अच्छा लगा है। यदि यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।